वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं इंद्र कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एएसके आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। तो दोस्तों, अपने देश को आगे ले जाने के लिए, कंपनियों के विकास के लिए हम लोग एक कोर्स देख रहे हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, बिजनेस स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को लगाने का हम लोग तरीका समझ रहे हैं, कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे, किस प्रकार से अपना ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल बनाएंगे, उसका चार्ट बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने आप 10 वीडियो तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल को अच्छे से देखा था, समझा था। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, हम लोग फॉर्मल टाइप से की ही बातें करेंगे, उसके बाद इसको हम और भी तरीके से इसको ट्राई करेंगे। फिलहाल तो हम लोग सिंपल फॉर्मल तरीके को ही देखने वाले हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ वन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स फ्रॉम अनदर एंड डिपेंड्स अपॉन। देखो, तो जो आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। ठीक है, आपका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, कितने ज़्यादा एम्प्लॉय आपके अंदर काम करते हैं, ठीक है, कितने वर्कर काम करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा टाइप का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर। आप यदि कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा, उसका टाइप डिपेंड करेगा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड। आप कौन कौन से प्रॉब्लम फेस वहाँ पे करेंगे उस प्रकार से भी आपको स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है आपके आसपास गुंडे मवालियों का ग्रुप हो जो आपके बिजनेस में परेशानी करता हो, या फिर वहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आपसे पैसे मांगती हो। ठीक है, तो उसके लिए या फिर लीगल प्रॉब्लम वहाँ हो सकता है, तो उसके लिए आप लीगल डिपार्टमेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा। डेली केस आपके ऊपर हो रहा है तो भैया आपको अच्छे वकील रखने पड़ेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि भैया आप वहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, आप प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हो, और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या आने वाली, क्या क्या फेस करने वाले हो वहाँ पे। ठीक है, इन सब सारे चीज़ों को देख के हम एक ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बनाते हैं और उसमें से आप अपना सुटेबल टाइप को आप सेलेक्ट करके उस टाइप को आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। अब फ्यू कॉमन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो बहुत सारे होते हैं, पर हम लोग जो कॉमन जो आप लोगों को पढ़ना होता है, जो पढ़ते हैं, जो मेनली देखने को मिलता है वो है आपका ये 3-4 इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, उसमें लाइन, मिलिट्री और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका है लाइन टाइप का हो सकता है, मिलिट्री टाइप का हो सकता है और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन टाइप का हो सकता है। अगर हम लोग एक सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो वहाँ पे जो अथॉरिटी का फ्लो होता है, पावर का फ्लो होता है, वो डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क मैनेजर सुपरिटेंडेंट टू द फॉरमैन एंड फ्रॉम व्हेन देम टू वर्कर। तो ये सिंपल एकदम स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सिंपली हम पावर का फ्लो दिखा सकते हैं। जैसे उसमें होता है वर्क मैनेजर होता है, उससे सीधे सीधे सुपरिटेंडेंट के पास जाएगा, सुपरिटेंडेंट से आगे आपका फॉरमैन वगैरह रहेगा। ठीक है, सुपरिटेंडेंट आपके 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं सुपरिटेंडेंट। ठीक है, जो वर्क मैनेजर के नीचे सीधे 2 या 3 जितने भी सुपरिटेंडेंट रखना आप रख लो, उसके नीचे आपका फॉरमैन होगा, फॉरमैन के नीचे आपके वर्कर होंगे। तो इस प्रकार से आपका पावर लेवल, अथॉरिटी लेवल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ लाइन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक लाइन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी को हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो ये भाई जो आप लोग एग्जाम वगैरह देते हो, अगर बिजनेस वाला अगर बच्चे हो आप लोग, और अगर आप लोगों का एग्जाम होने वाला तो इसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। पर फिलहाल मैं इसको प्रैक्टिकल बेस से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं उसको चाहता हूँ कि आप लोग उसको सीखिए ताकि उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और देश को आगे बढ़ने में आप मदद कर सकें। ठीक है, तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ लाइन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द डिफरेंस दैट इंस्टेंट ऑफ one foreman which being master or a specialist of everything and therefore hard to find. There are 8 functional
foremen, 4 of them located on the shop floor and remaining 4 in the office, but everyone having direct and equal authority over the workers. तो इसमें क्या होता है भाई, तो ये भी जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये भी एक लाइन टाइप का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें आपका फॉरमन होता है। फॉरमन क्या होता है भाई, तो फॉरमन जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, अपना जो फील्ड है जिसमें वो काम कर रहा है उसका वो स्पेशल मास्टर होता है, ठीक है। मास्टर और स्पेशलिस्ट ऑफ एवरीथिंग, देयरफॉर हार्ड टू फाइंड, ताकि उसको हमको फाइंड आउट करना, उसको लाना बहुत मुश्किल है, मैंने आसानी से मिलता नहीं है वो लोग, ठीक है। तो ऐसा मास्टर हम लोग फॉरमैन कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे, हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसमें जनरली बात कर रहे हैं तो 8 ऐसे फंक्शनल फॉरमैन होते हैं, ठीक है। इसमें 4 को हम लोग शॉप फ्लोर पे रखते हैं जहाँ पे काम हो रहा है, और बाकी 4 को हम ऑफिस में रखते हैं, ठीक है। और ये सभी जो होते हैं वो सबके पास सेम पावर होता है, सेम अथॉरिटी होता है, वर्कर पर सेम कंट्रोल होता है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे होता है। Each functional foreman who is a specialist in an activity is in charge of one function, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होता है, अपने अपने डिपार्टमेंट के ये 8 जो हैं, ठीक है, वो सभी के सभी अपने फंक्शन में स्पेशलिस्ट होते हैं, मास्टरी होती है उनकी, ठीक है, और वो अपने फंक्शन के इंचार्ज होते हैं, ठीक है। और सबको वर्कर पे सेम कमांड होता है। जैसे कि यहाँ पे देख ले सुपरिटेंडेंट है, यहाँ पे 8 लाइनें निकली है, ठीक है, यानी 8 सुपरिटेंडेंट है, जिसमें से 4 जो होता है वो ऑफिस में रहेगा और 4 जो रहेगा वो शॉप पे रहेगा। शॉप मतलब दुकान पे जहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। ये ऑफिस में जो रहेगा और शॉप में जो रहेगा वो किस प्रकार से काम करेगा, या फिर 8 में से जो 4 रहेगा वो कौन कौन रहेगा और किस डिपार्टमेंट में कौन रहेगा। तो जो शॉप पे रहेगा उसमें रहेगा एक गैंग बॉस रहेगा, एक स्पीड बॉस रहेगा, रिपेयर बॉस रहेगा और एक इंस्पेक्टर रहेगा, ठीक है। जो आपका सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट में 4 सुपरिटेंडेंट को हमने ऑफिस वर्क के लिए रखा है और 4 को हम लोगों ने शॉप वर्क के लिए रखेगा। वो 4 कौन रहेंगे, तो एक गैंग बॉस रहेगा, एक स्पीड बॉस रहेगा, एक रिपेयर बॉस रहेगा और एक इंस्पेक्टर रहेगा। अगर ऑफिस की बात करें तो एक रॉट क्लर्क या राउटर क्लर्क उसको बोल सकते हो, दूसरा आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क रहेगा, और एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क रहेगा, और एक डिसिप्लिन नरेशन वगैरह का डिसिप्लिनरी एक्शंस को देखने वाला एक सुपरिटेंडेंट रहेगा। और सबके पास सेम पावर रहेगा, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा है ये इस पे कंट्रोल कर सकता, नहीं, सबका कंट्रोल किसका रहेगा, वर्कर पे सारा कंट्रोल रहेगा, ठीक है। डिसिप्लिनरी देखने वाला भी रहेगा, उसको भी इसको देखेगा, ठीक है। टाइम कॉस्ट क्लर्क रहेगा, वो भी इसको देखेगा। जो नीचे आपका जो वर्कर है, नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्कर, वर्कर पे सब लोगों का कंट्रोल है, सब लोग इस पे नजर रखेंगे, ठीक है। शॉप देखने वाला जो गैंग बॉस है वो भी इसको देखेगा, वर्कर को काम कर रहा है कि नहीं। स्पीड बॉस है वो भी देखेगा स्पीड वगैरह सही है कि नहीं। रिपेयर बॉस भी उसको देखेगा, इंस्पेक्टर भी देखेगा। और यहाँ पे ये जो है ऑफिसर ग्रेड का है, जो ऑफिस में बैठता है, वो देखेगा डिसिप्लिनरी एक्शन सबका सही है कि नहीं। टाइम और कॉस्ट आपका क्लर्क जो होगा वो अपना चीज़ें देखेगा, जो इंस्ट्रक्शन क्लर्क होगा वो अपना ढंग से इंस्ट्रक्शन वगैरह देगा, और जो आपका आगे का राउटर क्लर्क है वो अपने ढंग से देखेगा। तो इस प्रकार से आपका ये फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, इस प्रकार से उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें आप फेरबदल भी कर सकते हो, ज़्यादा रख सकते हो, या फिर आपको अगर कम एम्प्लॉय को रखना चाहते हो तो उस प्रकार से भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक सैंपल मैंने दे दिया। अब किसका काम क्या है, किस क्लर्क का, वो भी हम लोग यहाँ पे इस 8 का क्लियर कट यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला है आपका रॉड क्लर्क, जो ऑफिस क्लर्क होता है, जो ऑफिस में बैठता है, ये शॉप फ्लोर पे नहीं बैठता है, ठीक है। यानी कि जॉब से इसको कोई लेना देना, काम कैसे हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता, वो एसी में बैठा रहेगा, ठीक है। तो रॉड और पावर सबका सेम है, सैलरी सबका सेम रहेगा। तो रॉड क्लर्क जो होता है ये, और फिर इसको हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ वर्क, एंड रॉड क्लर्क वाज इन चार्ज ऑफ इश्यूइंग वर्क ऑर्डर एंड रॉटिंग द जॉब, ठीक है। तो ये जो होता है ये ऑफिस में बैठ के सबको, जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको जॉब बताता है कि भैया, उसके कंट्रोल रखता है कि आपका ये काम है। उसका काम किसी को नहीं पता है कि भैया आज हम फ्री बैठे हुए सर मेरा काम हो गया, तो उसको सबको काम असाइन करने वाला काम इसका होता है, ठीक है। किसका, रॉड क्लर्क का, ठीक है। ऑर्डर टू वर्क एंड रॉड क्लर्क वाज इन चार्ज ऑफ इश्यूइंग वर्क, यही काम सबको देता है, ठीक है। ऑर्डर एंड रॉटिंग द जॉब, ठीक है, उसका रॉटिंग करना, उसको सब चीज़ देखना, वो सारा काम आपका इसके पास है, ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ये क्या करता है, तो इंस्ट्रक्शन क्लर्क would issue a specification and instructions related to the job to the worker। तो आपका जॉब कर रहा है तो उसको इंस्ट्रक्शन देना कि कैसे काम करना है, या फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसका पूरा इंस्ट्रक्शन देना, ये इंस्ट्रक्शन क्लर्क का। ये भी आपका
जो होता है वो ऑफिस में बैठता है, ठीक है, ऑफिस में बैठ के वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देगा कि इस प्रकार से आपको काम करना है। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो होता है वो कीप रिकॉर्ड्स प्रिंटिंग टू द टाइम एंड द कॉस्ट, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखता है, जितना भी टाइम कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उस सारे का देखा देखा कौन रखता है, आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क रखता है, ठीक है, जितना भी टाइम या कॉस्ट से रिलेटेड पैसा से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहता है उस सब के सब वही रखता है। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिनरी क्लर्क। डिसिप्लिनरी क्लर्क जो होता है वो डिसिप्लिनरी कीप्स पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्कर्स एंड हैंडल्स केयर्स ऑफ द इनसबऑर्डिनेशन। अब आपका जो जितने 4 तो हो गए, 4 अब बचा जो शॉप फ्लोर पे काम करता है आपका सुपरवाइजर, उसकी हम फॉरमैन जो बात सुपरिटेंडेंट जो काम करता है उसकी हम बात करते हैं। उसमें क्या होता है, तो सबसे पहला होता है एक गैंग बॉस। ये गैंग बॉस जो है वो क्या करता है, तो गैंग बॉस हैज द चार्ज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ऑल वर्कअप टू द टाइम दैट द वर्क पीस इज सेट इन द मशीन। तो जो गैंग बॉस होता है वो क्या करता है भाई, उसका कब काम शुरू होता है, जब आपका जो वर्क होता है, वर्क जब शुरू होता है, ठीक है, यानी कि मशीन पे जब आपका जॉब को रखा जाता है, जो प्रोडक्ट बनाना है वहाँ पे से उसका बनना जब शुरू होता है तो सारा कंट्रोल किसके पास आ जाता है, गैंग बॉस के पास। गैंग बॉस हैज अ चार्ज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द ऑल वर्कअप टू द टाइम दैट द वर्क पीस इज सेट इन द मशीन। अगर मशीन पे चला गया काम, उसका प्रोसेसिंग शुरू हो गया तो सारा कंट्रोल किसका है, गैंग बॉस का। उसके बाद है स्पीड बॉस। ये क्या करता है, इंश्योर दैट प्रॉपर कटिंग टूल्स आर बीइंग यूज्ड, कट इज स्टार्टेड एट द राइट प्लेस इन द वर्क पीस एंड द ऑप्टिमम स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट आर बीइंग एम्प्लॉयड। तो ये अगर आप समझ सकते हो, अगर आप इंजीनियर हो तब आप जाके इन सब टर्म्स को समझ सकते हो कि स्पीड बॉस क्या करता है, ठीक है। ये जो काम हो रहा है, ऐसे समझिए कि जो काम हो रहा है वो सेम स्पीड पे हो रहा है कि नहीं, सेम जो जैसा क्वालिटी उसकी होनी चाहिए वो हो नहीं रहा है कि नहीं हो रहा है। डेप्थ ऑफ कट आपने सेम टाइम तरह से कटिंग टूल्स आपने इस्तेमाल किया है जिससे आप कट की कटिंग कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, मशीनिंग जो भी प्रोसेस आपके अंदर हो रहा है, वहाँ पे स्पीड बॉस उन सब चीज़ों को इंश्योर करता है कि जो काम चल रहा है वो ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे सही टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टूटा फूटा चीज़ तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट ख़राब होने का तो डर है नहीं है, इस सारी चीज़ों को वो देखता है। नेक्स्ट है एक रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्वेट रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट एंड मशीनरी, ठीक है। उसको देखना है कि सारा चीज़ सही सलामत रहना चाहिए, जितना भी इक्विपमेंट है, जितने भी टूल्स की ज़रूरत है, जितने मशीन की ज़रूरत है, वो सारा इक्विपमेंट, सारे मशीन्स रिपेयर होना चाहिए, सारा सही सलामत होना चाहिए। क्योंकि टूटता होता ब्रेक डाउन होता है, जैसे आप कंप्यूटर लैब में हो तो कुछ कंप्यूटर ख़राब हो गए हैं तो रिपेयर बॉस का ये सारा का सारा काम है कि वो सारा रिपेयर आप करवाइए, ठीक है। उसके बाद है इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्शन बॉस, ठीक है। इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन में लुक आफ्टर एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको सबको चेक करना, ये इंस्पेक्टर बॉस का काम है कि कोई भी प्रोडक्ट चेक करने का, ये चेक करवाता है वर्कर तो वही काम कर रहा है, पर उसके ऊपर जो इंस्पेक्टर बॉस होता है उसको रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप हर किसी को ढंग से चेक करवाइए, ठीक है। और सारा का जो क्वालिटी है वो इंश्योर कीजिए कि क्वालिटी किसी का भी ख़राब नहीं होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट का। ये सारा था आपका फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम देखेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपसे भाई आग्रह मैं कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो जैसे ही मैं ऐड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके हैं हर किसी के साथ शेयर कीजिए। आप छोटे भाई बहन जो भी हैं, छोटे बाल बच्चे भी हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, छोटे स्कूलों में हैं तब भी उसके साथ शेयर कीजिए। उसके बिजनेस अप्रोच उसके दिमाग में अभी से बनना चाहिए। अगर अभी से शुरू करेगा और अभी से ही लगा रहेगा आपको लगता है कि भैया वो डायनेमो और जनरेटर पढ़ के वो इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाएगा, तो जानते हैं कितने लोग बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, कितने बच्चे इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। इंजीनियर साइंटिस्ट अगर नहीं बन रहा है आपका बच्चा
तो समझिए कि वो सब जो आलतू फालतू चीज़ें वो पढ़ रहा है उसकी फ़ायदा नहीं है, वो आप उसको डालते हैं बैंकिंग में, उसको एसएससी में डालते हैं, ठीक है। अधिकतर लोग तो यही आपका जो है लोको पायलट बनाते हैं। तो इस प्रकार के लिए आप चीज़ें बनाना चाहते हैं, उसमें से बेहतर है कि कंपनी के बारे में वो सीखे समझें और बिजनेस स्ट्रैटेजी को लाए, अपना खुद का बिजनेस करें, मालिक बने, जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर ना बने, ठीक है। तो यही पर्पस है मेरा इस वीडियो को बनाने का, आप लोगों को सिखाने का, एक कोर्स देने का, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो इस फ़ायदा को उठाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए इसको। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ बने रहें।